नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो क्लास है, ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगेगी। ये पाठशाला हमने क्यों सजाई, क्यों लेकर आए, न्यूज की इस दुनिया को इस पाठशाला की जरूरत क्यों है? सुनने में ही थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि न्यूज की पाठशाला लगेगी? ये बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मेरे मन में भी ये सवाल शुरू में था कि क्या ये नाम लोगों को समझ में आएगा, हम जो करने वाले हैं वो लोगों को समझ में आएगा। दरअसल न्यूज चैनल से लोगों का मोह भंग हो गया है। न्यूज चैनल से सब अपना अपना हिसाब आते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, किस हद तक जानना चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, उनको कैसे उठाया जाए। जिनकी जवाबदेही है, कम से कम उनकी क्लास तो लगाई जाए, कम से कम उनका रिपोर्ट कार्ड तो बनाया जाए, कम से कम उनसे सवाल तो पूछे जाएं। इसीलिए हमने न्यूज की इस पाठशाला को तैयार किया। इस पाठशाला में हर किसी का चैप्टर खुलेगा, खबर का हर चैप्टर हम खोलने वाले हैं। जिनकी जवाबदेही है उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे। नेताओं की जो वाइवा और टेस्ट होता है उसकी भी पूरी तैयारी की गई है ताकि नेताजी यहां बैठे और उनकी क्लास भी लगे। वो भी होगा जिस खबर पर जरूरत पड़ेगी। और साथ ही आप कई बार देखते होंगे ना कि कई चैनल्स पर ऐसा होता होगा या कई पत्रकार ऐसा करते हैं, आए अपने मन की पढ़ते चले गए, पढ़ रहे हैं निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं निकल रहे हैं। सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है ना, पढ़ते हैं निकलते हैं। यहां पढ़ने का हिसाब नहीं है, यहां पढ़ाने का हिसाब है, खबर को समझाने का हिसाब है, खबर की गहराई में जाने का हिसाब है। इतना मान के चलिए कि इस न्यूज की पाठशाला में जब आप आएंगे और जिस खबर का चैप्टर खुलेगा उसको पढ़कर जाएंगे, A to Z आपको पता होगा। इस क्लास से जब आप निकलेंगे, इस पाठशाला से जब आप निकलेंगे, तो आप खुद उस खबर के मास्टर होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हमारी जो टीम है ना, वो इस पर इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च लेकर आ रही है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उस तरीके से आपको समझाया जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस भाषा में, उस लहजे में समझाया जाएगा जो आपको समझ में आए, चाहे आप उस खबर को समझते हो या ना समझते हो, उस विषय के एक्सपर्ट हो ना हो। लेकिन जब इस क्लास में पढ़ेंगे तो एक्सपर्ट बनकर निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। नेताओं का वाइवा हो, बड़े बड़े अधिकारियों का वाइवा हो, जिसमें उनसे सवाल पूछूंगा वो जो आपको पूछने का मन करता है, तो क्लास उनकी लगेगी। और इसीलिए इस न्यूज की पाठशाला में रोज रात 9 बजे जरूर आइएगा। ज्यादा देर नहीं करता हूं, आपको समझाता हूं कि या बताता हूं कि आज हम न्यूज की पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आए। न्यूज की पाठशाला में आज सबसे पहले जो है वो हम इकोनॉमिक्स की क्लास लगाने जा रहे हैं। और इस इकोनॉमिक्स की क्लास में सीधा सा जवाब आपको यह मिलेगा कि नेताजी कमा रहे हैं और जनता उनका इनकम टैक्स भर रही है। आप सोचिए, आपके दिमाग की फ्यूज उड़ जाना चाहिए जब आपको कहूं कि करोड़ों कमाने वाले नेताजी जो सैलरी लेते हैं उस पे इनकम टैक्स आप भरेंगे या भर रहे हैं। ये आज आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में समझाऊंगा। इसके अलावा अगली क्लास, इसी क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में नेताजी की क्लास तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, साथ ही अगला चैप्टर खोलूंगा जिसमें बिना कार्ड ऐप या बिना ऐप के आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यह नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी का ये ऐप जो है वो क्या करेगा, कैसे करेगा, आपके कैसे काम आएगा, इसकी पूरी एक एक लाइन, एक एक डिटेल आपको समझाऊंगा। और इसमें गेस्ट लेक्चर भी है, हमने गेस्ट लेक्चरर को भी बुलाया है, वो भी आपको बताएंगे कि ये कैसे होने वाला है। ई रूपी कार्ड का गेस्ट लेक्चर भी आपके सामने होगा। तीसरी क्लास जो आज आपके सामने होगी वो होगी पॉलिटिकल साइंस की। संसद की क्लास में नेताजी का टाइम पास कैसे चल रहा है उसका एक एक ब्यौरा आपको दूंगा। संसद नहीं चल रही, ये तो आपने सुन लिया, इनकी वजह से नहीं चल रही कि उनकी वजह से नहीं चल रही, और उसमें क्या हो रहा है वो पूरा चैप्टर आज आपको समझाऊंगा। साथ ही पॉलिटिकल साइंस की क्लास के बाद नेताजी का जब आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, जो हम बनाएंगे आज रिपोर्ट कार्ड, आपको मन करेगा कि नेताजी से कहें कि शर्म आनी चाहिए बॉस आपको। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। मतलब मेरा बेटा भी अगर क्लास में अगर इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड उसका होता तो उसको बाहर बैठा देते, ये कहने का मन करेगा नेताजी से। और साथ ही क्लास लगेगी भूगोल की, जिसमें असम और मिजोरम के बीच जो जमीन पर जंग चल रही है या जमीन को लेकर जंग चल रही है वो आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन उसको आपको भूगोल की क्लास में बकायदा मैप के जरिए पूरे विस्तृत तौर पर समझाऊंगा। 8 दिन का झगड़ा
88 साल का इतिहास, ये दोनों कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। आप जब इसको देखेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी कि मसला कहां फंसा पड़ा है, क्यों जो आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार नहीं सुलझा दे रही, वो भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो ये आज हमने क्लास लगाने की तैयारी की और फिर चलेंगे हम लोग हिस्ट्री की क्लास में। वो हिस्ट्री, रोज न्यूज की पाठशाला में वो हिस्ट्री लेकर आऊंगा जो कि आपको आज तक या तो पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई या गलत बताई गई। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। तो आज न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि क्लास लगाने हम जा रहे हैं, पाठशाला में जो पहली क्लास है वो आपको बताने जा रहा हूं पंजाब से। और पंजाब से ये जो खबर है वो क्या कहती है वो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। पहली क्लास हमने इकोनॉमिक्स की क्लास लगाने का तय किया। आप और हम सोचिए, जब भी कुछ ऐसा होता है कि बजट आने वाला है, बजट के बारे में कोई जानकारी मिलती है, हमारे मन में क्या चलता है? आपका पूरा बजट भाषण में ध्यान किस बात पर रहता है कि आपका इनकम टैक्स जो है, जो आप भरते हैं, वो कम होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। पूरा फोकस इसी पे रहता है, क्योंकि आपको लगता है जितना पैसा बच जाएगा उसमें कहीं घूमने चले जाएंगे, कोई और चीज हो जाएगी। लेकिन आज इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंतजार ही करते रह जाते हैं कि आपका इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो बढ़ जाए, आपका इनकम टैक्स बच जाए। आप मर मर के पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पैसे से नेताजी का टैक्स भरा जा रहा है। पंजाब में नेताओं का टैक्स वहां की सरकार भर रही है। सूबे की सरकार, पंजाब की सरकार कर्ज में डूबी हुई है और वो भर रही है नेताओं का टैक्स। आप सोचिए, सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जानी चाहिए कि जो राज्य खुद कर्ज में डूबा हुआ है वो दूसरे का टैक्स भर रहा है, नेताजी का टैक्स भर रहा है। ये वैसे है कि आप सब्जी खरीद कर, राशन खरीद कर लाएं और मलाई कोफ्ता जो बनेगा वो होटल वाला ही खा जाए, मतलब आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचे। पंजाब में विधायकों का इनकम टैक्स जो है वो कैसे सरकार भर रही है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अर्थशास्त्र और वोट शास्त्र आपको दोनों समझ में आएगा। पंजाब विधानसभा में कुल 117 विधायक हैं और इनमें से 113 विधायक जो है उनका टैक्स जो है वो इस वक्त सरकार भर रही है, पंजाब की सरकार भर रही है। 93 विधायकों का, अब आप सोचिए 93 विधायकों का टैक्स जब सरकार भर रही है, वो आपके सामने रखता हूं ये तस्वीर खोलकर कि किस तरीके से, इस तस्वीर को देखिए। पंजाब में 117 विधायक, ये आंकड़ा देखिए आप, 117 विधायक पंजाब के अंदर हैं कुल विधानसभा में, और इनमें से 93 विधायकों का टैक्स, इनकम टैक्स सरकार भर रही है। और ये आरटीआई में खुलासा हुआ है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आपको यूं ही नहीं बता रहा। पिछले 4 साल से ये हो रहा है, मतलब हमारे और आपके पैसे से ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब मैं आपको ये डेटा भी दिखाता हूं। ये आप, हमारे पास जो जानकारी आई है, देखिए अभी बताते बताते आ गई, ये आरटीआई की कॉपी है, ये आरटीआई की कॉपी है। और आपको ये बड़े आंकड़े जो हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि 4 साल में कैसे विधायकों का इनकम टैक्स भरा गया, जरा उसको देखिए। 2017-18 में 82,77,506 रुपए का टैक्स विधायकों को भरना था। भरा किसके पैसे से गया? मेरे आपके पैसे से। ठीक है, मैं पंजाब में नहीं रहता हूं तो इसका क्या मतलब, पंजाब में जो टैक्स का कलेक्शन जाता है वो पैसा कहीं और का है क्या? 2018-19 में 65,95,264 रुपए का टैक्स भर दिया गया। किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से। 2019-20 में नेताओं को भरना था इनकम टैक्स कितना? 64,93,652 रुपया, वो भी हमारे आपके पैसे से भर दिया गया। और 2020-21 में 62,54,952 रुपया। मतलब आपका दिल करेगा कि सिर फोड़ लूं कि इतना कमाने वाले नेताजी हमसे पैसा लेके टैक्स चुका रहे हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े विमान में चलेंगे, और 4 साल में 2,76,00,000 रुपया पंजाब में इनकम टैक्स नेताओं का भर दिया गया हमारे आपके पैसे से। और मेरे पास ये आरटीआई की कॉपी है, ये रखी हुई है मैंने, इसमें एक एक का नाम है, सारे नेताओं 93 विधायकों के नाम इसमें शामिल है। बोलिएगा तो पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन पढ़ के क्या कीजिएगा? 117 में से जब 93 का ये हाल है तो फिर जिन्होंने छोड़ दिया उनकी बात की जा सकती है। ये आपको दिखा रहा हूं, ये आरटीआई में पूरा डेटा दिया हुआ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हम चीजें लाते हैं। 2017 में 1,76,952 रुपया, 2018 में 1,76,952 रुपया, 2019 में 65,95,264 रुपया, 2020 में 62,54,952 रुपया, 2021 में 62,54,952 रुपया, 2022 में 63,952 रुपया, 2023 में 63,952 रुपया, 2024 में 63,952 रुपया, 2025 में 63,952 रुपया, 2026 में 63,952 रुपया, 2027 में 63,952 रुपया, 2028 में 63,952 रुपया, 2029 में 63,952 रुपया, 2030 में 63,952 रुपया, 2031 में 63,952 रुपया, 2032 में 63,952 रुपया, 2033 में 63,952 रुपया, 2034 में 63,952 रुपया, 2035 में 63,952 रुपया, 2036 में 63,952 रुपया, 2037 में 63,952 रुपया, 2038 में 63,952
सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। अब आप सोचिए, सब मतलब अब आप सोचिए 93 विधायक एक पार्टी के नहीं है, हर पार्टी के विधायक इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के 61 विधायक इसमें शामिल हैं। जो कांग्रेस पार्टी किसानों से वादा करते फिरती है कि आपका कर्ज हम उतार देंगे, उनके विधायक अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर चलते हैं, उस ट्रैक्टर को खरीदने वाले किसान को कितना कर्ज चुकाना है वो उनको नहीं समझ में आता। उनके नेता भर नहीं सकते इनकम टैक्स। आम आदमी पार्टी, सोचिए किस पार्टी के कितने विधायक है वो रख रहा हूं। कांग्रेस के 61 विधायक इनकम टैक्स भरवा रहे हैं आपसे। आम आदमी पार्टी ये दुनिया बदलने निकले थे, ये सब कुछ बदलने निकले थे। फ्री बिजली फ्री पानी तो देंगे, लेकिन फ्री में अपना इनकम टैक्स भी भरवा लेंगे। इससे अच्छा तो आप पैसा ले लो भाई इनकम टैक्स का, आप बिजली का और पानी का, उससे कम में काम चल जाएगा। नेताजी का इनकम टैक्स क्यों भरें भाई हम। अकाली दल के 13 विधायक हैं जिनका इनकम टैक्स जो है वो पंजाब की सरकार भर रही है। बीजेपी के 2 विधायक हैं, और इसलिए मैंने कहा कि सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। जब सबका फायदा है तो कौन इसका विरोध करे। चलो करा लो। इसमें बड़े नाम कौन कौन से हैं वो सोचिए। आपको बड़े नाम दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि इन लोगों को भी, जो मैं आपसे नहीं कह रहा था कि नेताजी को शर्म आनी चाहिए या नेताजी को किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड जब आएगा तो शर्म आनी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई पंजाब के, इनकी आप एसेट देखेंगे करोड़ों में है, आप अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू, बातें बड़ी बड़ी, पॉलिटिक्स में छक्का लगाने आए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए इस पर फोकस है, लेकिन इनकम टैक्स भरने पर फोकस नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की आमदनी जो है, जो उन्होंने एसेट घोषित किया हुआ है, 45 करोड़ के आसपास है। 45 करोड़ रखने वाला आदमी अपना टैक्स नहीं भर सकता। कांग्रेस से अमरीक सिंह ढिल्लो, इनका टैक्स सरकार भर रही है। अकाली दल से विक्रम मजीठिया, इतना बड़ा नाम, आपने विक्रम मजीठिया का 10 बार नाम सुना होगा। आप सोचिए उनका टैक्स जो है वो जनता भर रही है। और पंजाब में सिर्फ 3 विधायक हैं, 3 विधायक जो अपना इनकम टैक्स खुद भरते हैं। इनमें लोक इंसाफ पार्टी के 2 विधायक हैं। ये आपको 3 विधायक कौन कौन से हैं ये दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए। इनको तो मतलब मुझे लगता है इनको मेडल देना चाहिए कि इन लोगों को लगता है कि मैंने कमाया है तो मैं ही इनकम टैक्स भरूं। बलविंदर सिंह बैंस हैं, ये लोक इंसाफ पार्टी के विधायक हैं। कम से कम लोक इंसाफ पार्टी नाम रखा है तो इंसाफ तो कर रहे हैं जनता के पैसे से। मतलब कैसे नेता ऐसा कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सिमरजीत सिंह बैंस, ये भी लोक इंसाफ पार्टी से हैं। ये भी भाई साहब अपना इनकम टैक्स खुद भरते हैं। मतलब जितना खाते हैं उसका बिल खुद भरते हैं। खाया पिया और उसके बाद निकल लिया और दोस्त पे छोड़ दिया, ये नहीं होता था। बाकी विधायकों का वही हाल है। कुलजीत सिंह नागरा कांग्रेस से हैं, एक कांग्रेस से भी है भाई। ये इस दूसरों को समझाते थे लेकिन इन्होंने समझाया नहीं। इनको लगा होगा कि बोलूंगा तो फिर बाकी हम मुझसे ही नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तुमको क्या दिक्कत आ रही है। अब पंजाब पर कर्ज कितना है आप सोचिए। मुझे लगता था कि ठीक है चलिए, हो सकता है एक बार के लिए आप ये सोच सकते हैं ना कि ठीक है चाहिए, भर दिया तो भर दिया, क्या हो गया। ये सब तब है पंजाब की सरकार अपने विधायकों का टैक्स, इनकम टैक्स तब भर रही है जब उस पर कर्ज कितना है इसको देखिए आप। 2006-2007 में पंजाब की सरकार के ऊपर करीब 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप सोच सकते हैं कि जिसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो, वो अपने नेताओं का और विधायकों का जो सक्षम है इनकम टैक्स भरने में, उनका इनकम टैक्स भरेगा। मतलब आपका घर जो है वो बिकने पर आया हुआ है और आप जो है वो 5 स्टार में जाके पार्टी कर रहे हैं। आप देखिए 2016 और 17 में ये बढ़कर बीते 10 साल में 1,35,773 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया पंजाब की सरकार के ऊपर। और आप नेताओं का इनकम टैक्स भर रहे हैं। आपको एक बार नहीं लगा कि राज्य में जो जनता रह रही है उसके ऊपर कर्ज है ये भाई। कर्ज कहां से आ रहा है? कर्ज इसलिए आ रहा है कि आपको लग रहा है कि कैसे चलाए राज्य, इधर से मांगो उधर से मांगो, और मांग मांग के जो पैसा लिया वो विधायकों के इनकम टैक्स भरने में डाल दिया। किस बात के लिए? उनके पास पैसा नहीं है। अभी दिखाऊंगा आगे कि उनकी जेब में कितना पैसा है। 2019-20 में बढ़कर यह कर्जा हो गया 2,28,000 करोड़ रुपए। 2,28,000 करोड़ रुपए पंजाब पर कर्जा है। जीएसडीपी का हिस्सा देखिए
यानी जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है राज्य का, उसका 40%, राज्य के जीडीपी का 40% कर्जे में है, और आप विधायकों का इनकम टैक्स भर रहे हैं जनता के पैसे से। और इनको देखिए, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, 1 रुपए की कमी नहीं है। पंजाब के मालदार माननीयों की स्थिति देखिए, 117 विधायक जिनके पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। गरीब आदमी हो तो समझ में आता है कि चलो तुम्हारा इनकम टैक्स भी भर दिया। यहां गरीब से गरीब आदमी एक एक चीज का पैसा भर रहा है, और ये करोड़ों कमाने वाले उन 117 में से 36 विधायक ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 से लेकर 5 करोड़ रुपए की है। यहां वो लोग कर्ज चुका रहे हैं, वो लोग जो है इनकम टैक्स भर रहे हैं अपना, जिन्होंने करोड़ का क भी नहीं देखा। और ये 36 विधायक जिनकी आमदनी 1 से 5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो हमारे आपके पैसे से अपना इनकम टैक्स भरवा रहे हैं। आगे देखिए, इन 36 विधायकों की स्थिति आपने देखी। इसके बाद देखिएगा, 14 विधायक ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25 लाख से 1 करोड़ रुपए। 25 लाख रुपए का मतलब समझते हैं? महीने का 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज। कितने लोग, आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे बताइए, आप में से कितनों की आमदनी 2 लाख रुपए महीने की है? नहीं है ना? तो पूछिए इन नेताओं से, कब पूछिएगा? ये खबरें कब आपके सामने आएंगी? इन नेताओं की क्लास कब लगेगी? 14 विधायक 25 लाख का आपको दिखा रहा था। 8 विधायक जिनकी 25 लाख से कम है। अरे 25 लाख से कम भी है तो भी हम थोड़ी भरेंगे तुम्हारा टैक्स। हम नहीं भरेंगे भाई, तुमको अपना भरना होगा। 81% इन जो आपको स्थिति दिखा रहा हूं, इसमें 81% ऐसे हैं, यानी 59 विधायक ऐसे हैं जो कि आप कह लीजिए कि जिनकी आमदनी जो है, यानी 50% विधायक की संपत्ति करीब 5 करोड़ से ज्यादा है। 36 विधायकों की संपत्ति 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच, जो आपको बता रहा था। मतलब सब करोड़पति हैं। अच्छा, विधायकों पर खर्च कितना होता है आपको यह भी दिखाता हूं। आपको लगेगा कि शायद जो है, आपको एक चीज और दिखाता हूं कि आपको शायद लग सकता है कि यह स्थिति तब बन रही है जब इनके पास हो सकता है पैसा ना हो। अब आप इसकी स्थिति देखिए, ये जो नेता हैं, इनकी सैलरी कितनी है? इनकी सैलरी आती है 25,000 रुपए। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत गरीब लोग हैं। भाई साहब, ये सैलरी अभी बताइए, बेसिक जो होता है ना, वो सैलरी बताइए। सब मिला दीजिएगा, यानी सब मिलाकर इनकी सैलरी बैठती है 1,64,000 रुपए। 1,64,000 रुपए ये लोग कमा रहे हैं। 64,000, और ये हर महीने का आपको बता रहा हूं, पर मंथ है। आप में से कितनों की सैलरी 1,64,000 बताइए? है? इसके अलावा आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक हो सकता है, इसके अलावा इनको मिलता है मेडिकल, यानी अपने स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं है। इसके बाद इनको मिलता है हाउसिंग, यानी रहने के लिए इनको घर मिला हुआ है, घर का किराया नहीं देना। आप और हम किराए की वजह से सोचते हैं कि पता नहीं घर से कब निकाल दिया जाएगा। इनको ट्रैवल की जो सुविधा मिलती है वो तो अभी इस 1,64,000 में जोड़ा ही नहीं है। इनको कार खरीदने के लिए कितना पैसा मिलता है? कार के लिए मिलता है 15 लाख रुपया। यहां हम सोच रहे हैं कितने लोग कि पुरानी गाड़ी बदले या ना बदले, बाइक से 4 व्हीलर में आए या ना आए, ये 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं हमारे आपके पैसे से, फिर भी इनको चाहिए कि इनकम टैक्स कोई और बढ़े। एक साल में 3 लाख रुपए तक का ट्रैवल के लिए कितना मिलता है? एक साल में 3 लाख रुपया। यहां लोग सोच रहे हैं कि पटना में रह रहे हैं तो गया तक घूमकर आ जाएं, राजगीर देख आएं। कोई रह रहा है महाराष्ट्र के अंदर तो चलो मुंबई में है तो पुणे ही चलते हैं, थोड़ा पैसा बचेगा, वहीं का मौसम हवा खा लेंगे। और यह स्थिति है। और इनको रहने के लिए दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो क्लास 1 सुविधा मिलती है, वहां भी खर्चा नहीं है। बाई रेल जाते हैं, उसमें फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, पर इनकम टैक्स नहीं भर सकते। यह इस देश में चल रहा है। आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, यह उस राज्य के अंदर है जिसमें नेता तो करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स हमसे आपसे भरवा रहे हैं। और
वहां पर किसानों की हालत क्या है? बहुत हल्ला हो रहा है ना यहां संसद के अंदर। आप सोचिए 2015 से 19 के बीच में, ये आपको आंकड़ा दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि कितने ईमानदार हैं ये लोग किसानों को लेकर। जो वहां किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये देखें वीडियो या ये जो कार्यक्रम है और इसमें जो जानकारी दे रहा हूं, इसमें 2528 किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। 2528 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था। और ये जो 2528 किसानों ने आत्महत्या की, इनकी मौत की जिम्मेदार वो सरकार भी है जो अपने विधायकों का इनकम टैक्स तो भर सकती है लेकिन इनका कर्ज नहीं चुका सकती। इनकी मौत आत्महत्या बताई गई, लेकिन इनकी हत्या की जिम्मेदार वो सरकार भी है जो ये कहती है कि आप जब जाएंगे इनके पास, इसमें भी 31%, ये आंकड़ा देखिए 31% का आंकड़ा ये जो लिख रहा हूं, ये क्या कहता है आपको पता है? 31% किसानों के मामले में ही मदद के लिए पंजाब सरकार की अप्रूवल मिली। बाकी 69% के लिए कह दिया गया, 69% के लिए कि आप जो हैं वो कर्ज चुकाने के लायक नहीं, और ये नेता लायक हैं कि इनका इनकम टैक्स भरा जाए, या तो बाकी पेंडिंग है या रिजेक्ट कर दिए गए। ये पंजाब के अंदर हो रहा है। प्रीतपाल सिंह बालीवाल प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करूंगा। प्रीतपाल सिंह, मैं वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। ये करोड़पति नेताओं का इनकम टैक्स जनता के पैसे से क्यों भरा जा रहा है सर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है सर। प्रीतपाल जी, मेरा सवाल यह है कि जनता के पैसे से विधायकों का इनकम टैक्स क्यों भरा जा रहा है? देखिए, ये हमारा प्रोविजनल लॉ है जी, जो गवर्नमेंट पंजाब ने विधानसभा के अंदर है। उसमें सभी नेता, चाहे वो अकाली दल के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे बीजेपी के हैं, उनकी लायबिलिटी पहले से ये चली आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनका टैक्स भरती थी। 2018 में सर मैं पूछ रहा हूं क्यों भर रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा कब से चल रहा है सर। प्रीतपाल जी भर क्यों रहे हैं ये पूछ रहा हूं। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनेंगे तभी है ना। 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना टैक्स और अपने मंत्रियों का टैक्स भरने की बात कही थी, और वो हम भर रहे थे। और उसके बाद हमने वॉलंटरली सबको बोला कि आप अपना टैक्स भर दीजिए, बट वो आगे नहीं आए लोग, क्योंकि दिस इज द प्रोविजन इन द लॉ ऑफ पंजाब। सो उस अकॉर्डिंगली हम इसे लेकर चल रहे हैं। तो लॉ है सर, प्रीतपाल जी लॉ है तो लॉ हटा दीजिए। देखिए, लॉ हटेगा विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर जब हमने पहले भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन करी, पर यूनिवर्सली कोई भी पार्टी के लोग अपने वॉलंटरी स्पीकर के पास नहीं आ रहे हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि स्पीकर का प्रोरेगेटिव है इस चीज के ऊपर कि हाँ भाई, जो भरना चाहता है वो भरे, जो नहीं भरना चाहता उसके नाम। सर फिर वही बात सर, मैं ये कह रहा हूं कोई कानून बना दिया गया, आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप उसको विधानसभा में कैंसिल कर दें। मेरा टैक्स आप भरेंगे, मेरा इनकम टैक्स आप भरेंगे सर, बताइए। मोदी जी का टैक्स कौन भरता है? मोदी जी का टैक्स मोदी जी भरते हैं, छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए मेरा टैक्स आप भरेंगे? उनका भी दिखा दीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस हमारे। अरे भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स। मेरा टैक्स आप भरेंगे, बता दीजिए सर। एक मेरी, आप अगर पंजाब गवर्नमेंट में एमएलए होंगे तो हम जरूर बन देंगे। तो मैं एमएलए बनूं अपना टैक्स भरवाने के लिए, वीआईपी बनूं, जनता का टैक्स नहीं भरेंगे आप? अभी भी आप वीआईपी हैं। कैसे सर? वीआईपी हैं कैसे सर? अभी भी आप एक बहुत बड़े एंकर हैं। नहीं सर, मैं अपना टैक्स भरता हूं वीआईपी होने के बावजूद, आप भी भरिए ना सर। अरे, जो मैं एक बात कह रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का एक कल्चर है। आज इस डिबेट के ऊपर आप किसी एमएलए को, चारों पार्टी के एमएलए को बुलाते, बहुत अच्छा होता। वो पर सरकार तो आपकी है ना सर। मैं वो सरकार के ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कह रहा हूँ कि 18 मंत्री हैं, 18 के 18 मंत्री अपना टैक्स भरते हैं। 18? अच्छा एक मिनट सर, प्रीतपाल जी मुझे एक बात बताइए, 18 मंत्री अपना टैक्स भर रहे हैं? बिल्कुल भर रहे हैं। जो बाकी के 93 विधायक हैं जिनका टैक्स आपकी सरकार भरती है, क्या वो सक्षम नहीं है? क्या ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए? किसानों का कर्जा चुका देते सर वो 2.25 करोड़ रुपए से। अच्छा, तो हमने तो भैया पहल करी है पंजाब में, हमने किसानों का कर्जा चुकाया है। मोदी जी नहीं चुका पाए वो कर्जा जो
2014 से अरे पहले। मोदी जी को छोड़िए ना सर, मैं कह रहा हूँ मोदी अरे जी हम सबसे सच बात खराब, कह रहे हो, आप कह रहे हो सबसे खराब आप तो कर देते सर। हमने कर्जा माफ कर दिया, आप कह रहे हो कि किसानों का कर्जा माफ कर देते। 5500 करोड़ का कर्जा किसने माफ किया? सर 31% किसानों ने जिन्होंने लगाया कि मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, जिन्होंने कर्ज के लिए लगाया कि मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, 31% का अप्रूवल आया, बाकी का या तो पेंडिंग है या रिजेक्टेड है। माय डियर ब्रदर, 5,70,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है पंजाब में। वो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी जेब से दिया, वो भी हमारी आपकी जेब से दिया है सर। फिर सारा पैसा ही अब आपकी और हमारी जेब का ही है। अगर आप उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे ये लॉ खत्म होगा कि नहीं सर, इतना बता दीजिए। लीडर ऑफ द नेशन है, उससे बात करनी चाहिए। पहले जो घूम फिर के जितना खर्चा यहाँ पे डाला 8200 करोड़ के जहाज के लिए, उनसे ये सवाल करना बनता है। जो आप हमारे सर ये लॉ खत्म करेंगे? एक मेरी बात है कि जो लॉ खत्म करने के लिए असेंबली में मेजोरिटी चाहिए, आप ही कह रहे हो 93 एमएलए भर भी रहे हैं, और 93 एमएलए एक तरफ ही है सीधे सीधे सर। जो किसानों को लेकर बिल आया सर, जो कृषि बिल आया, जो आप अपनी विधानसभा में अगर उसको खारिज भी कर दें तो असर नहीं पड़ता, वो आपने विधानसभा का सत्र बुलाकर कर दिया क्योंकि आपको सूट करता था। लेकिन जनता के पैसे से इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास विधानसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं है। देखिए बात ऐसी है, कानून हर एक स्टेट के अलग अलग है, और ये कानून 1947 से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे वहां पे जब साधनों की कमी थी। सर समझ गया मैं सर। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी विधायक सक्षम है, उन्हें अपना इनकम टैक्स भर देना चाहिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सबको बोल चुके हैं। आपने प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया है, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सबके सामने जनता क्या है, उनका क्या प्रॉब्लम। बस सर मैं समझ गया सर, मुझे बस इतना ही सुनाना था। आप एक बार ये भी नहीं बोल पाए कि हम जो है कर देंगे, बस पब्लिक समझ गई सर। हमने तो लॉ अमेंड किया है, अब उससे ऊपर स्पीकर का प्रोरोगेटिव है ना जी। स्पीकर उस चीज को ले और एमएलए जाके कहें कि रिटर्न में दे, हम अपना वेरी गुड सर। प्रीतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मेरी कोशिश यही थी कि आपको इस पाठशाला में पूरा क्लास, पूरा चैप्टर समझाया, लेकिन आपको अब यह भी समझ में आना चाहिए कि नेताओं की नीयत क्या है। आपने सुन लिया, उनके पास कृषि बिल जो है उसको, जो कि वो खारिज नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना, उसके लिए लोगों को, विधायकों को इकट्ठा करना, वो सब है क्योंकि वो काम आएगा वोट लेने के लिए। लेकिन यहां सब का मामला चल रहा है, तो कौन बोले कि ऐसा मत करो। इकोनॉमिक्स की क्लास में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास का चैप्टर 2 लेकर आऊंगा, और उस चैप्टर 2 में आपको बताऊंगा कि कैसे बिना ऐप के, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी कार्ड के अब आप डिजिटल पेमेंट कैसे कर पाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तरफ नेताओं के टैक्स की पेमेंट सरकारी खजाने से हो रही है, वो अभी हम आपको पाठशाला में दिखा रहे थे। लेकिन पेमेंट सिर्फ नेताओं के इनकम टैक्स की तो होती नहीं, पेमेंट तो आजकल हर जगह करनी पड़ती है। तो आज अब इस पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास का चैप्टर 2 खोलने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ने और जनता का पैसा बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, अब आपको इसके बारे में इस क्लास के जो दूसरा चैप्टर मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स की क्लास का, वो आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ में आएगा। दरअसल हुआ क्या है इसको समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी को लॉन्च कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये ई-रूपी से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ई-रूपी क्या चीज है, क्या बला है, इससे भ्रष्टाचार होगा कम कैसे, वो आपको समझाऊंगा आज इस क्लास में। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको बड़ी मदद मिलेगी, और इतना अगर इंपॉर्टेंट फैसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट कदम है ये कि बिना किसी कार्ड के, बिना किसी इंटरनेट वाले सिस्टम के आप पेमेंट कर पाएंगे, तो ये अपने आप में सोचिए कितना एक तरीके से रेवोल्यूशनरी है, और भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगा ये समझने के लिए आज हमने गेस्ट लेक्चरर को क्लास में बुलाया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी बहुत स्वागत है आपका।
जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये ई रूपी क्या है जो प्रधानमंत्री लेकर आए, ये क्या करेगा, जरा इसको समझाइए। बहुत ही सुशांत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ना आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना आपको डेबिट चार्ज चाहिए, और आपको स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। एक वाउचर आपके एसएमएस के जरिए आपके फोन पे आ जाएगा। उस वाउचर का आप प्रयोग करें। अब किस चीज के लिए प्रयोग करें हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कोई भी स्कीम सरकार लाना चाहती है, उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत है, किसानों की सब्सिडी है। सीधा आपके फोन पे जिसको जो लाभार्थी है, उसका जो बेनिफिशियरी है, उसके फोन पर सीधा एक एसएमएस आएगा। आप जहां से भी सर्विस लेना चाहते हैं उस एसएमएस को लेके जाएं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर आप सीधा वो एसएमएस दिखाएं। जब वो सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देने लगेगा, उस समय आप उस एसएमएस को, उसमें जो कोड लिखा होगा उससे शेयर कर दें। ये एक प्रीपेड वाउचर की तरह है। और सुशांत, इसमें एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि खाली सरकार ही नहीं, इसका इस्तेमाल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं सीएसआर, उसमें कोई अपने एम्प्लॉइज को कोई लाभ बचाना चाहता है, वो भी इसका प्रयोग कर सकता है। एनपीसीआई ने यह बनाया है, जिसको हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और यूपीआई इसको आगे प्रोपेल कर रहा है। कुछ बैंक्स इसको मैनेज करें, इसीलिए इसका नाम RUPI रखा गया है, क्योंकि उसमें यूपीआई जो है जिससे उसके अंदर आ जाता है। शरद कोहली जी, मैं जितना समझ पा रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि उनकी सरकार का विजन ये है कि सरकार की योजनाओं का फायदा बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि आप बिना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बिना स्मार्टफोन के पेमेंट कर पाएंगे, आपको सिर्फ एक एसएमएस में वाउचर आएगा और आपका काम हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो वो छोटा सा फोन रखता है जिसमें बड़ी स्क्रीन नहीं है, इंटरनेट लेने के लिए उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, वो भी अगर चाहे और सोचता हो कि मैं भी कुछ ऐसा पेमेंट करता जाता, पैसे लेकर नहीं जाने पड़ते, वो भी इस योजना का इस्तेमाल कर सकता है, और शायद वही इस योजना का इस्तेमाल करे। ये शायद सरकार के दिमाग में रहा है। बिल्कुल सुशांत, देखिए ये इसमें दो फीचर्स हैं। एक फीचर है ये पर्सन स्पेसिफिक है, मतलब जिस व्यक्ति के लिए पेमेंट जानी है केवल उसी व्यक्ति को जाएगी। हमें सुशांत वो जमाना याद है, ₹15 पहुंचते थे, आपको याद आएगा, 15 रह जाते थे। तो जिस व्यक्ति के लिए उद्देश्य को लेकर पेमेंट करी गई है, उसी उद्देश्य पे पेमेंट रहेगी। ना उसको कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता, ना उस पेमेंट का किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता। तो पर्सन स्पेसिफिक और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ये पेमेंट जाएगी। तो इसका दुरुपयोग होना लगभग असंभव है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम सुशांत सरकार चला रही थी, उसमें भी दिक्कत ये आती थी, कई बार बैंकों में पैसे पहुंच जाते थे, किसी ए की जगह बी में पहुंच जाते थे, बी की जगह सी में पहुंच जाते थे। वो व्यक्ति आपस में बार बार उसको सुलटाते रहते थे कि भाई मेरा पैसा किसी और अकाउंट में चला गया, बार बार कंप्लेंट्स आती थी। अब ये जो ई रूपी है, ये ठीक उसकी जेब में जो फोन पड़ा होगा ना सुशांत, उसकी जेब में फोन में एसएमएस आप निकालेंगे, आपको दिखेगा कि यार मेरा तो वाउचर आ गया, प्रीपेड वाउचर है। आपको याद होगा कॉर्पोरेट में एक सोडेक्सो वाउचर होते थे, कूपन्स होते थे, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये बनाया गया है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वागत योग्य कर्म है। और एक मैं आपको सुशांत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं इसमें, कि ये आगे जो हम सीबीडीसी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मैं समझता हूं ये कदम के हम देख सकते हैं कि जो रुपए पैसे हम पर्सों में रखते हैं, इसकी जगह शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक पैसा आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए शरद जी, मैं इतना समझ पाया कि इंटरनेट जो है वो कई बार बड़ी परेशानी लाता है। देखिए आप बोल रहे थे बीच बीच में आवाज चली जा रही थी, तो इंटरनेट पे तो भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन इस सिस्टम पर क्योंकि इंटरनेट की जरूरत नहीं है, एसएमएस पर काम हो रहा है। कमाल ये हो जाएगा कि अब आप सोचिए कि आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप रिक्शा चलाते हैं और कोई आदमी आपके पास बैठा और बोला कि अरे मैं तो बड़ा आदमी हूं, आज जरूरत पड़ गई, रिक्शे पे बैठा, 2000 रुपए का नोट है, कैसे तुम्हारे पास इसका खुला है क्या? 2000 लीजिए, फोन में जो ई वाउचर है उससे लौटा दीजिए, ये होगा काम। खैर, तो बड़ी चीज ये हुई है। शरद कोहली जी का धन्यवाद, उन्होंने बहुत विस्तार से और कायदे से और सरल भाषा में आपको समझाया कि कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा ई रूपी जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है।
अब हम पाठशाला में चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, क्योंकि यहां आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाए और वो पैसा आप कहीं खर्च कर दें, ये तो हो रहा है, लेकिन नेताओं के अकाउंट में उनकी जिम्मेदारी कितनी जमा हो रही है उसका हिसाब क्या ये होना चाहिए ना। दरअसल ये क्लास लगाने की वजह है, आप भी देख रहे होंगे बीते कुछ वक्त से कि देश की संसद का समय और पैसा बर्बाद लगातार हो रहा है, और करने वाले, ये पैसा बर्बाद करने वाले नेताओं की आज क्लास लगाएंगे। दरअसल आप सोचिए, आप मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा करते हैं, मंदिर में बैठ के पबजी तो नहीं खेलते हैं। आप अगर रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां जाकर अपनी मीटिंग तो नहीं करने लग जाते हैं। लेकिन नेता संसद जाते हैं तो क्या करते हैं? आज आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा। 10 दिन से संसद नहीं चल रही है भाई, एक दिन नहीं चले तो छोड़िए, चलिए ठीक हो सकता है आपको अब पॉलिटिक्स करनी है। 2 दिन नहीं चलेगी, समझ जाऊंगा कि चलिए पॉलिटिक्स करनी है। 10 दिन से यह चल रहा है कि संसद नहीं चल रही है, यह नहीं चल सकता। संसद चलनी है, यह चल सकता है, संसद नहीं चलेगी, यह नहीं चल सकता। आज पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आपको बताएंगे कि जिम्मेदार कौन है संसद नहीं चलने का, एक एक सबूत दिखाऊंगा। आपको पहले आज की तस्वीर दिखा देता हूं कि कैसे आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। 4 बार लोकसभा स्थगित हुई, 4 बार राज्यसभा स्थगित हुई। कितना समय बर्बाद हो रहा है आप सोचिए पेगासस के चक्कर में, कि भैया पेगासस से जासूसी हो गए। कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए चर्चा ही नहीं हो रही। मैं आपको एक चीज विस्तार से दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। आपको देखना चाहिए इस क्लास में, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में डिटेलिंग में आपको जाना चाहिए। आपको डिटेल में बताता हूं, इसको देखिए और जरा समझिए। ये जो अभी आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इसको देखिएगा। अच्छा, अभी यहां पर नहीं है, कितनी बर्बादी हुई आप सोचिए। 19 जुलाई से सत्र शुरू हुआ, 9 वर्किंग डेज थे, जिनके आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इन 9 दिनों में 54 घंटे का काम हो सकता था लोकसभा के अंदर। 9 दिन में 54 घंटे का काम हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। काम हुआ कितने घंटे का? 7 घंटे का। राज्यसभा में 9 दिन में 53 घंटे का काम हो सकता था, हुआ कितना? 11 घंटे का। संसद में हंगामा ना होता तो अब तक 107 घंटे का काम हो सकता था। 107 घंटे में आपको ये लिखकर दिखाता हूं कि आप जरा इसको सोचिए कि ये कितनी बड़ी चीज है कि 107 घंटे का काम हो सकता था लोकसभा और राज्यसभा को अगर आप मिला देंगे। लेकिन काम हुआ कितना है? मात्र 18 घंटे का काम हुआ है लोकसभा और राज्यसभा को अगर आप मिला दें। 107 घंटे और 18 घंटे में आप फर्क देख रहे हैं। यानी अगर आप इसकी प्रोडक्टिविटी निकालिएगा तो मात्र 16.8% की प्रोडक्टिविटी है। यह 16% के लिए आपको चुन के भेजा था भाई। और इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन अगर आप जोड़ने बैठिएगा कि कितना कैलकुलेशन बैठता है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो तस्वीर क्या है, कि कॉस्ट कैलकुलेशन क्या बैठता है। दरअसल अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए भी जरा हमको जाना पड़ेगा नोटपैड पे। आपको जरा दिखाता हूं, 1 मिनट। कॉस्ट कैलकुलेशन आपको दिखा रहा था मैं कि 1 घंटे लोकसभा में हर घंटे कितना खर्च होता है। लोकसभा पहले आपको दिखा रहा हूं, लोकसभा में हर घंटे, पहले लोकसभा का हिसाब देखिए। 1 घंटा अगर आप लोकसभा में काम करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो क्या, ये नेताओं की जेब से नहीं जाता, हमारी आपकी जेब से जाता है। 9 दिन में 47 घंटे बर्बाद हो गए। 9 दिन 47 घंटे बर्बाद। तो अगर आप लोकसभा का हिसाब लगाने बैठिएगा तो करीब 70 करोड़ रुपए, वो शाहरुख खान कह के गए थे ना 70 मिनट, यहां 70 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो कौन देगा मुझे बताइए। 70 करोड़ रुपए जो हमारे आपके खर्च हो गए कोरोना काल में, देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, नीचे चली गई है, उसको खींचकर ऊपर लाना, एक एक रुपया अहम होना चाहिए था। 70 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब आप इसको सोचिए राज्यसभा के हिसाब से। राज्यसभा में क्या हुआ, ये आधा कर लीजिए, मेरी हिंदी ठीक है ऐसा नहीं है, लिखने में लिखा गया है। तो राज्यसभा का हिसाब देखिए। राज्यसभा में 1 घंटे में कितना खर्च बैठता है? 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए राज्यसभा का हिसाब बैठता है। अब आप सोचिए 9 दिन में 42 घंटे बर्बाद हो गए। 42 घंटे, और इसके बगल में क्रॉस लगा दीजिए, खत्म। मतलब जैसे आपके क्लास में गए और पढ़ाई नहीं हुई, वैसा वाला हिसाब है।
तो इसमें कितना खर्च हुआ पैसा हमारा आपका जो बर्बाद हो गया? 46 करोड़। सोचिएगा अभी 46 करोड़ और 20 लाख रुपए, ये इतना हमारा नुकसान हो गया। अब आपको इसका टोटल दिखाता हूं, लोकसभा और राज्यसभा को जोड़ दीजिए तो पूरा खर्चा जो ये 9 दिन में ये लोग बर्बाद किए हैं 116 करोड़। इस आंकड़े को देखिए और जहन में बैठा लीजिए। सिर्फ स्क्रीन पर जब आप देखते हैं कि नेता हंगामा कर रहे हैं और संसद नहीं चल रही और आप सोचते हैं अरे यही रोज का है, वो रोज का नहीं है बॉस। 116 करोड़ और इसमें 70 लाख रुपए भी शामिल हैं। ये इतना पैसा हमारा आपका 9 दिन में बर्बाद हो गया। कौन हिसाब देगा बताइए? कौन नेता हिसाब देगा? नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि किसका लीजिएगा, सबका वही हाल है। अब आप सोचिए समय और पैसे की बर्बादी जो हुई, इसमें कितना आप देखिए हमारा आपका जो नुकसान हुआ है वो अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, कितने मिनट में बिल पास हो रहे हैं। ये देखिए, हां ये वाला देखिए, 27 जुलाई को राज्यसभा में 8 मिनट में बिल पास हो गया। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल ये 28 जुलाई को राज्यसभा में 5 मिनट में पास हो गया। फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 26 जुलाई को लोकसभा में 13 मिनट में पास हो गया। 29 जुलाई को राज्यसभा में ये 7 मिनट में पास हो गया। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल 30 जुलाई को राज्यसभा में 1 मिनट में पास हो गया। 1 मिनट में। अब आप सोचिए कि ये स्थिति है। अगर आपको 3-3 मिनट और 5-5 मिनट में बिल पास करने हैं तो ऑनलाइन काम कीजिए ना भाई। जब कोई बहस ही नहीं करनी, चर्चा ही नहीं करनी तो ऑनलाइन काम कीजिए, खत्म हो गया मामला। और आप ये सोचिए कि ये स्थिति तब है जब आपके पास, आप कहते हैं कि किसान बिल को लेकर सरकार जो है वो किसानों को दबा रही है, उन पर चर्चा करते। आप जब ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बड़ी हुई है, महंगाई पर चर्चा करते। आप जब ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जो है यहां पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, उस पर हंगामा करते। ऐसी स्थिति है। अब आपको ये पूरी जानकारी, आज वीडियो नहीं दिखा पाया, थोड़ा क्लास जो है वो खिंच गई, तो इसको फिर आपको आगे और दिखाऊंगा। लेकिन अब आपको हिस्ट्री की क्लास में लिए चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे इस देश में इतिहास को भी लेकर बड़ा खेल हुआ है और कुछ चीजें जो आपको पढ़ाई जानी चाहिए थी, बताई जानी चाहिए थी, वो बताई नहीं गई। अब आपको हिस्ट्री की क्लास में जब ले जा रहा हूं, अगर हिस्ट्री की क्लास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अच्छा मैं एक काम करता हूं, आपको हिस्ट्री की क्लास में जब बात कर रहा हूं तो वहां लिए भी चलता हूं और आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जिस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं वो हिस्ट्री है कैसी, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की जो जानकारी है वो अगर आप दे सकें कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें हुआ क्या, किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो आपको बताई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, दिखाई नहीं गई, वो भी आपको समझना चाहिए। न्यूज़ की पाठशाला में हिस्ट्री करेक्ट करने जा रहे हैं और जो हमें गलत पढ़ाई गई किताबों में वो आपको जाननी चाहिए। या तो पढ़ाई नहीं गई या गलत पढ़ाई गई। थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि इसके बारे में हम अपनी हिस्ट्री क्लास में जब चर्चा करेंगे, इतिहास की किताबों से जो पन्ने गायब हुए वो आपके लिए ढूंढ कर लाए। हम बात करेंगे आज उस शख्स की जिसने तुर्क के हमलावरों को भगा दिया। कैसे भगाया वो आपको बताऊंगा, लेकिन तुर्क आक्रमणकारियों को भगाने वाले महान राजा का इतिहास आपको पढ़ाया नहीं गया। इस महान राजा का नाम ही नहीं है, शिलालेख तक नहीं है, कोई पट्टिया नहीं है, कोई स्मारक नहीं है, कोई स्तंभ नहीं है। इतिहास की आज इस क्लास में हम आपको कई विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ाने के बारे में जो बताया जाता है वो तो बताते हैं, लेकिन जैसे शक, हूण, यूनानी, तुर्क, मंगोल, अफगानी, इनके बारे में इतिहास के कई कई चैप्टर लिखे हुए हैं। इतिहासकारों ने इन आक्रमणकारियों के बारे में खूब लिखा है, लेकिन इनके सामने हमारे महान नेताओं और शूरवीरों की अनदेखी कर दी गई। ऐसे ही शूरवीर और अजय राजा सुहेल देव के बारे में आज आपको बता रहा हूं। राजा सुहेल देव जिस इलाके के राजा थे, उस इलाके में उत्तर प्रदेश में आज के श्रावस्ती
बहराइच, गोंडा जैसे जिले आते हैं। हमने राजा सुहेलदेव के बारे में गहन रिसर्च की। वो 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। राजा सुहेलदेव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वीरता के सामने तुर्क आक्रमणकारी टिक नहीं पाए। उन्होंने तुर्कों को अपने इलाके से भगा दिया। किताबों में लिखे इतिहास और हकीकत में अंतर क्या है? इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया जाता है उससे यही लगता है कि जैसे महमूद गजनवी के तुरंत बाद मोहम्मद गौरी हमला करने के लिए भारत आ गया था। लेकिन सच यह है कि गजनवी और गौरी के बीच 175 साल का अंतर था। इसी 175 साल में राजा सुहेलदेव जैसे वीर हुए जिनकी कहानियां इतिहास से गायब हैं, लेकिन हम इसे पूरे देश के सामने ला रहे हैं। राजा सुहेलदेव को जानना है तो आपको साल 1033 के चित्तौड़ा ताल युद्ध के बारे में जानना होगा। यह युद्ध सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी के बीच हुआ था। सैयद सालार मसूद विदेशी हमलावर महमूद गजनवी का भांजा था। सालार मसूद महमूद गजनवी के साथ भारत पर हमला करने के लिए आया हुआ था और गजनवी की सेना ने दिल्ली, मेरठ और बाराबंकी तक का इलाका जीत लिया था। बाकी का इलाका जीतने के लिए गजनवी का भांजा सालार मसूद बाराबंकी में ही रुक गया था और उसके बहराइच और आसपास के राजाओं को हराने के लिए सेना भेजी गई। इसमें एक राजा सुहेलदेव भी थे। राजा सुहेलदेव को हराने के लिए खुद सालार मसूद 1033 में बहराइच आया था, लेकिन चित्तौड़ा ताल के युद्ध में राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद और उसकी सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया और इस युद्ध में ही सालार मसूद घायल हो गया। कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। राजा सुहेलदेव की वीरता की काट तुर्क हमलावरों के पास भी नहीं थी और ऐसे राजा के बारे में आपको पढ़ाया और बताया गया। हिस्ट्री की क्लास में आपको ये थोड़ा और विस्तार से आगे बताऊंगा। आज थोड़ा पाठशाला का समय निकल गया है, लेकिन ये पाठशाला रोज लगेगी। इसी तरीके से आपके मुद्दे उठेंगे, उन मुद्दों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नेताओं की जिनकी जिम्मेदारी होगी उनकी क्लास लगेगी। आप भी हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर #न्यूज़ की पाठशाला में आपको ये पाठशाला कैसी लग रही है? आप इसमें अटेंडेंस लगाने रोज आएंगे या नहीं? और क्या आप और चाहते हैं कि इस विषय पर चैप्टर खोला जाए? वो जरूर बताइएगा। आज के लिए न्यूज़ की पाठशाला में इतना ही।